हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकित और आज के इस वीडियो में अपनी रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी वे में आपका रिवीजन करवा दूंगा। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स वैसे भी नहीं है इस चैप्टर में। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिए और अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर के रिवीजन वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट करें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें यदि कोई हम एरिया रख दें, एक एरिया, यूनिफॉर्म एरिया कोई बॉडी हो, जैसे सर्कुलर डिस्क टाइप की कोई बॉडी अगर हमने प्लेस कर दी, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली पास करेंगी ना, वही कहलाएंगी हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि ये है डायरेक्शन एरिया वेक्टर की और इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है आपका, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 0 डिग्री है ये। ठीक है, अब देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो क्या आएगा, कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 0 होने के कारण जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मिलेगा, ये मिलेगा फाई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, बट यहाँ पर वेक्टर हटा चुके हैं इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड है दोनों की, है ना। इसकी एसआई यूनिट होती है वेबर। वेबर आपको अक्सर सुनने मिलेगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए तो यूज होता ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट में भी बहुत बार यूज होते हुए देखा होगा आपने। फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो फाई अपॉन ए ये हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट यहाँ से बन जाती है वेबर और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर। ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है। देखिए अब हम आ रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, अपने प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में कि ऑरस्टेड ने क्या किया था। एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, उसके पास जब कंपास रखा ना तो उन्होंने डिफ्लेक्शन नोटिस किया कि यहाँ पर करंट फ्लो होने के कारण कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब फ्लो हो रहे हुए करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, अब यहां पर जो फैराडे एक्सपेरिमेंट था, इससे हमें जस्ट उल्टा आउटपुट मिलता है। ठीक है, वहां पर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है। देखिए कैसे, ये हमारा कोई मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, इसके नॉर्थ साउथ पोल्स हैं। अगर इस मैग्नेट को हम इस तरीके से मूव करें, टू एंड फ्रो मोशन कराएं इसका, तो यहां पर देखिए इस कॉइल से इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये इससे इंटरेक्ट करेंगी कंटिन्यू, है ना। कंटिन्यू इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन के कारण इसमें एक करंट फ्लो हो रहा था। ठीक है, अब ये करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है या राइट टू लेफ्ट आ रहा है, ये डायरेक्शन हम अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी के लिए सिर्फ ये समझते हैं कि यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था। जब हम मैग्नेट को आगे लेकर जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा था, मैग्नेट को पीछे लेकर आ रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दे रहा था। ठीक है ना, तो ये तो था फैराडे का एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से फैराडे ने 2 कंक्लूजन निकाले, या जिन्हें हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमारा कि जो भी जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा ना, उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है ना, और यहां पर जो सेकंड लॉ होता है कि जो इसकी मैग्नीट्यूड होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, मतलब इनके मोशन से एक ईएमएफ बनेगा। फर्स्ट लॉ था। और सेकंड लॉ था कि जितना ज्यादा मोशन होगा, जितना जल्दी जल्दी मोशन होगा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक करेगा, उतना ही ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, देखिए यहां पर बाय मिस्टेक मैंने फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ सेम लिख दिए हैं, दोनों ही सेकंड लॉ है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। फर्स्ट लॉ बहुत ही सिंपल वे में हमें क्या बताता है कि अगर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसी कॉइल से लिंक करेगा तो वहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, बस। इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। लेकिन जो सेकंड लॉ है ये हमें बताता है कि कितना, अगर इतना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स और इज इक्वल टू होगा ईएमएफ के, यहाँ पर कांस्टेंट भी आता था एक। ठीक है, अब यहाँ पर ये नेगेटिव साइन क्या बताता है हमें कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हो रहा है ना, इसकी डायरेक्शन का अपोज करेगा इसको। ठीक है ना, अपोज कैसे करेगा ये हमें लेंज लॉ में बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। फिलहाल के लिए आप समझिए कि इसका विरोध टाइप का करता है। ठीक है, अब बात आती है मोशनल ईएमएफ की, कि देखिए इसका एक
एक और तरीके से हम इसको समझ सकते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, कि ये फैराडेज एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। ये हमारा कोई मैग्नेट रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है खूब सारी, ठीक है ना। अब यदि हम मैग्नेट को आगे पीछे करें तो भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल से लिंक करेंगी, और अगर हम मैग्नेट को रख दें और कॉइल को आगे पीछे कराएं तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगी। तो जो सेकंड वाला केस है कि जब मैग्नेट स्टेबल है और सिर्फ कंडक्टर को हम आगे पीछे मूव कराएं या कॉइल को आगे पीछे मूव कराएं, तो यहां पर क्या होता है कि एक जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, क्योंकि अभी जो कंडक्टर है ये मोशन में है, तो इसलिए इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होता है उसे हम बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमें क्या मिलता है, E इज इक्वल टू BLV। ये मैग्नेटिक फील्ड, ये है लेंथ और ये है वेलोसिटी, ठीक है ना। इसे हम किन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से प्रूव कर सकते हैं? सबसे पहला मैग्नेटिक फ्लक्स का, सेकंड है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, थर्ड है ये अपना ईएमएफ का, ठीक है। इन तीन फॉर्मूलों की हेल्प से हम ये फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। सिर्फ ये हमें क्या बताता है, जब कंडक्टर मूव कर रहा हो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर देखिए ये कंडक्टर है, यदि इस तरीके से मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। यहाँ पर एक केस और समझ लीजिए कि अभी तो हमने देखा कि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फ्लक्स इस डायरेक्शन में है और जो हमारा एरिया वेक्टर है ऐसा ना होकर कि कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड होता, तो यहाँ पर जो भी एंगल बनता ना एरिया वेक्टर के बीच में, लेट से कि ये इस तरीके से कुछ इंक्लाइंड है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर यदि यहाँ हो जाता ना, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में कितना एंगल बन जाता है, एग्जांपल के लिए 60 डिग्री बन जाता अगर एंगल, तो यहाँ पर हम cos 60 की वैल्यू पुट करते, ठीक है ना। इस तरीके से हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। समझ में आ गया होगा आपको, न्यूमेरिकल्स में इसकी काफ़ी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया है तो भाई कमेंट सेक्शन में बता देना, आपके डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। और अगर सब समझ में आ रहा है तो कमेंट में थोड़ी सी तारीफ ही कर देना यार कि भाई अच्छा पढ़ाया टाइप से, ठीक है ना। ये हो गया हमारा मोशनल ईएमएफ, ठीक है। अब आता है लेंज लॉ, जो कि कॉन्सेप्चुअल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे काफ़ी डायरेक्शंस निकालने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। ये हमें क्या बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो जनरेट हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ साथ एक करंट भी जनरेट होगा। ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आया वहां पर करंट फ्लो होने लगता है। अब करंट फ्लो हो रहा है तो ये किस डायरेक्शन में होगा, लेट से ये कोई सर्कुलर कॉइल थी तो इसमें क्लॉकवाइज फ्लो करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए इस अधूरे काम को, फैराडे के अधूरे काम को पूरा किया था लेंज ने, ठीक है। फैराडे ने बता दिया था करंट फ्लो करेगा, किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये नहीं बताया था, ये बताया हमें लेंज ने। किस तरीके से, देखिए ये हमारा एक बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर हम इसे आगे पीछे कराएं यहाँ पर, और ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ठीक है। अभी के लिए हमने सिर्फ एक टर्न वाली कॉइल इमेजिन करी है, यहाँ पर खूब सारे टर्न्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से स्प्रिंग जैसी कॉइल होती, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा किस डायरेक्शन में करेगा, अगर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हम पास में लेकर जाएं तो यहाँ पर जो करंट प्रोड्यूस होगा ना, कुछ इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि इस मैग्नेट का विरोध करे, ठीक है, इसको दूर ढकेले। वो चाहेगा नहीं कि ये मैग्नेट पास आए, ठीक है। अभी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये लिंक करेगी इससे, तो इसमें करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो इस तरीके से करेगा कि इस नॉर्थ पोल को दूर करने की कोशिश करे। तो यहाँ पर कब दूर होगा ये नॉर्थ पोल, जब यहाँ पर भी नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए। तो नॉर्थ पोल जनरेट करने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, ठीक है। किसी भी कॉइल में यदि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है तो वहां पर एन बनेगा, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, एंटी का एन, है ना। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है करंट तो वहां पर नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल बनेगा तो मैग्नेट रिपेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, लेकिन वहीं पर यदि इस नॉर्थ पोल को मैं दूर लेकर जाऊं या इस मैग्नेट को दूर लेकर जाऊं, तो यहाँ पर हम अगर, अब ये क्या है कि जो करंट बनेगा ना, ये चाहेगा कि मैग्नेट दूर ना जाए, दूर ना जाए। तो कब दूर नहीं जाएगा, जब यहाँ पर साउथ पोल बने। साउथ पोल बनाने के लिए यहाँ पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर जाता है। इसे आप डायरेक्शन से, इस डायग्राम से भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के लिए एन का डायग्राम बनता है जब यहाँ पे नॉर्थ पोल बनाना हो, और यहाँ पर एस का डायग्राम बनता है जब साउथ पोल बनाना हो। एस कब बनेगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो इस सेटअप से आपको याद हो गया होगा कि अगर यहाँ पर हमें साउथ पोल जनरेट कराना है किसी कंडक्टर में, तो यहाँ पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो होना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था हमारा लेंज लॉ। लेंज लॉ का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो होगी कि ये अपने जिस कॉज या जिस कारण से ये प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका ही विरोध करेगा, उसे अपोज करेगा, ठीक है ना। मैग्नेट पास आ रहा था, इसके कारण करंट फ्लो हो रहा था, तो ये चाहेगा कि मैग्नेट पास ना आए, अपोज करेगा पास आने को, उसको दूर करना चाहेगा, ठीक है। अब आता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल लास्ट चैप्टर में हमने पढ़े थे, उसमें लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ फोर्स
ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई करंट की डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल देते कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम निकालते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। सेटअप बिल्कुल वैसा ही रहता है। ये जो मेरी मिडिल फिंगर है ये बताएगी इंड्यूस्ड करंट, ये जो मेरी मिडिल फोर फिंगर है ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये बताएगी मोशन। अगर इस डायरेक्शन में कोई कंडक्टर मोशन कर रहा है तो उसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, मिडिल फिंगर वाली। यही है हमारा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डेरिवेशन की साइड जाने वाले हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा किसी भी कॉइल में यहां पर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करेगा तो यहां पे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जस्ट इन नंबर ऑफ टर्न से इंटरेक्ट करेगा तो यहां पर एक करंट फ्लो करवाएगा। यही करंट क्या कहलाता है, इंड्यूस करंट, या फिर ईएमएफ जनरेट करेगा जो कि क्या कहलाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना। तो ये खुद में जैसे यहां पर हमने बैटरी लगाई है, ये ना भूलें, ठीक है, ये डायरेक्शन है करंट की। अब यहां पर जो करंट जनरेट हो रहा है ना, यही अपने अंदर एक इंड्यूस करंट को भी जनरेट कर रहा है, ठीक है ना। मेन करंट के कारण इंड्यूस करंट जनरेट हो रहा है, या फिर मेन बैटरी के ईएमएफ के कारण यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर मान के चलिए ये है कॉइल, जब यहां फर्स्ट टर्न में अपना करंट फ्लो किया तो इसके ये तो मैग्नेट जैसा बिहेवियर करने लग जाएगा, इससे ऐसी लाइंस निकलने लगेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो यहां पे होगा क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना इन आगे वाले टर्न से इंटरेक्ट करेंगी। जब इससे इंटरेक्ट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगा, इंड्यूस करंट फ्लो होगा, ठीक है ना। यहां पर हमने देखा था ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इंड्यूस करंट फ्लो करने लगता है। ये करंट कैसा रहता है, इस करंट का विरोध करता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये सेल्फ इंडक्टेंस में हम क्या देखते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है एक्चुअली, देखिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रही है किसी भी कॉइल से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट, जितना ज्यादा करंट पास होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी ज्यादा इंटरेक्ट करेगी और जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए, एल कांस्टेंट आया, एल कांस्टेंट क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस, इसे ही हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या फिर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं क्योंकि भाई जिन पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। ये अपने ये कंडक्टर की शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उन पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा, और फिर किस मीडियम, क्योंकि यहाँ पर हम परमिएबिलिटी की भी तो बात करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं जिसमें हमको फॉर्मूला मिल जाएगा, जिससे आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि कैसे शेप साइज पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे कैसे डिपेंड करता है, मीडियम पे कैसे डिपेंड करता है, कैसे मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे मान के चलिए कि भाई लेंथ पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन कैसा डिपेंड कर रहा है, लेंथ के बढ़ने से सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये जब हम डेरिवेशन करेंगे ना, हमें तब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट सेक्शन था, अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको एक दो डेरिवेशन देखने हैं और म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखते हैं। अब हम देखने वाले हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। सोलेनॉइड क्या होता है हमारा, हम अपने लास्ट डेरिवेशन में देख चुके हैं। इस टाइप का एक सेटअप होता है जिसमें से जब करंट पास होता है तो ये एज अ मैग्नेट बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं हम जिसको भी। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जब किसी आगे वाले टर्न से लिंक होता है तो इसमें एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो इसका एक कंप्लीट डेरिवेशन है जो कि इन दो फॉर्मूलों की हेल्प से सॉल्व होगा आपका। इसमें आप एन की वैल्यू और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे, फिर ये फाई से सेल्फ इंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल प्रूफ हमें क्या मिल जाएगा, L इज इक्वल टू म्यू0 n स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, या फिर हम ए भी बोल सकते हैं, एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सर्कुलर कॉइल के लिए रेडियस उसमें r हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगे कैपिटल L, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। एक सोलेनॉइड के कारण जो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो रहा है उसके लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कि इसी का बड़ा भाई है। यहाँ पर एक सोलेनॉइड यूज हो रहा था, यहाँ पर दो सोलेनॉइड यूज होंगे। किस तरीके से, ऐसा कुछ रहता है ये वाला सेटअप, ठीक है। इसमें करंट फ्लो होगा, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक होंगी, इससे मतलब फर्स्ट वाले से मैग्नेटिक फील्ड से जो लाइंस निकल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सेकंड वाले सोलेनॉइड से इंटरेक्ट करेंगी और इसमें एक करंट फ्लो कराएंगी, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो होगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पर करंट फ्लो होता है I2, ठीक है। ऐसे ही जब हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक करेगी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा।
तो यहाँ पर एक कॉइल के करंट के कारण दूसरी कॉइल में करंट फ्लो होता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ पर भी सेम टू सेम चलता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स दूसरी कॉइल से लिंक होगा, दूसरी कॉइल में उतना ही ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया कैपिटल एम, जो कि क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसकी भी सेम यूनिट्स होती हैं, हेनरी होती है यूनिट या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। नहीं सॉरी, फाई इज इक्वल टू, यहाँ से हम निकाल लें फाई अपॉन आई इज इक्वल टू एम, ये हो जाएगी वेबर पर एम्पियर, सॉरी है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड की बताई थी मैंने आपको। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब हम देखने वाले हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। ये एक सोलेनॉइड के कारण है, ये हो गए हमारे दो सोलेनॉइड्स, ठीक है। आपस में इनको हमने इस तरीके से इंटरेक्ट करा के रख दिया है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इससे लिंक होगा और यहाँ पर करंट फ्लो होगा। फिर जब हम S2 में करंट फ्लो करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी B2 और ये B2 इससे लिंक करेगी तो यहाँ पर I1 फ्लो होगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों का कंबाइंड एक्सप्रेशन हमें मिलता है M21 इज इक्वल टू मिलेगा म्यू0 N1 N2 A अपॉन L। मतलब सेकंड वाले में जो फ्लो हो रहा, सेकंड वाले में जो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस मिलेगा फर्स्ट वाले के कारण वो, और जो फर्स्ट वाले में मिलेगा सेकंड वाले के कारण वो आपस में इक्वल मिलेंगे, ठीक है। इसके दो एक्सप्रेशंस हो सकते हैं। अगर आप पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में निकालेंगे तो ये होता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में निकालेंगे तो ये होता है। ये मेन प्रूफ एक्चुअल में यही होता है, ठीक है। तो दोनों ही केस में आपको इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस और इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल मिलने वाला है, ठीक है ना। यहां से एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो देखिए, दो तीन डिफरेंस तो आपको अभी ही समझ में आ चुके होंगे कि भाई इसमें सेम कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है, उसमें दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होता है। एक में एक ही कॉइल यूज होती है, दूसरे में दो कॉइल्स यूज होती हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, हम देखने वाले हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस क्या किसी तरीके से रिलेट करते हैं। जैसे कि एक सोलेनॉइड हमने लिया तो इसमें देखिए सेल्फ इंडक्टेंस भी तो कुछ होगा, जैसे इसमें करंट फ्लो हो रहा था और इसी में एक इंड्यूस करंट भी फ्लो हो रहा था। ऐसे ही जब आपने S2 में करंट फ्लो करवाया तो S2 में ही एक इंड्यूस करंट भी है, इंड्यूस ईएमएफ भी बनेगा। ऐसे ही S1 में भी होगा, ठीक है ना। मतलब इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक म्यूचुअल इंडक्टेंस बन रहा है दोनों के बीच में, इसमें फ्लो हुआ करंट तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हुई, तो ये प्रोसेस हो गई म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें खुद के करंट के कारण एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस जो हो रहा है वो कहलाएगी सेल्फ इंडक्शन। तो इस सेटअप में दो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं दोनों के बीच, और सेल्फ इंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं S1 का और S2 का। फिर देखना है कि ये दोनों आपस में किस तरीके से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने M निकाला तो वो भी ये मिल गया, और L1 L2 की वैल्यू ये मिल गई। मतलब M जो है वो L1 L2 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि M इज इक्वल टू अंडर रूट L1 L2, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। वैसे तो इजी डेरिवेशन है सारे, कुछ भी इनमें टिपिकल नहीं है। टिपिकल होता तो मैं ज़रूर आपको एक्सप्लेन कर देता, सिर्फ दो फॉर्मूले की हेल्प से ये सारी चीज़ें प्रूव होंगी, ठीक है ना। आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में बताएं, आपको जल्दी से जल्दी उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में, चाहे तो उसी वीडियो में, या फिर कमेंट सेक्शन में ही मैं ट्राई करूंगा देने का, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करते हुए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के रिवीजन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट करिए गाइस, और पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत नज़दीक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।